किसी भी देश की आर्थिक सेहत को कैसे मापा जाए? मतलब उसका कुल आर्थिक उत्पादन कितना है? ये इकोनॉमिक्स के सबसे बुनियादी सवालों में से एक है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, एक इकोनॉमी में लाखों करोड़ों चीजें बन रही हैं, सर्विसेज दी जा रही हैं। अब इन सब का टोटल वैल्यू निकालना, भाई ये कोई आसान काम तो है नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर अर्थशास्त्री ये करते कैसे हैं? अक्सर ऐसा लगता है कि जिस देश के पास बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे सोना, तेल या हीरे, वही सबसे अमीर होगा। लेकिन क्या यह सच है? असल में आर्थिक संपत्ति का असली राज जमीन के नीचे नहीं, बल्कि उस देश में जो चीजें बन रही हैं उसके फ्लो में छिपा है। अच्छा, इस प्रोडक्शन के फ्लो को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी एक चीज की पूरी यात्रा को देखना। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज, एक शर्ट का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि वो खेत से हमारी अलमारी तक पहुंचती कैसे है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक किसान से जो कपास उगाता है। फिर वो कपास मिल में जाती है जहां उसका धागा बनता है। फिर वो धागा एक फैक्ट्री में कपड़ा बनता है और आखिर में उस कपड़े से एक शर्ट तैयार होती है जिसे हम पहनते हैं। हर स्टेप पर कुछ न कुछ वैल्यू जुड़ रही है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल। अगर हमें ये जानना है कि इस पूरी प्रक्रिया में इकोनॉमी में कुल कितनी वैल्यू पैदा हुई, तो क्या हमें बस हर स्टेज पर हुई बिक्री की कीमत को आपस में जोड़ देना चाहिए? चलिए जरा इसका हिसाब किताब देखते हैं। अगर हम हर स्टेज पर हुई बिक्री को जोड़ दें, कपास के 50 रुपए, धागे के 100 रुपए, कपड़े के 200 और आखिर में शर्ट के 500 रुपए, तो टोटल बनता है 850 रुपए। पर एक मिनट रुकिए, शर्ट की फाइनल कीमत तो सिर्फ 500 रुपए थी, तो फिर ये एक्स्ट्रा 350 रुपीस कहाँ से आ गए? बस यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसे कहते हैं डबल काउंटिंग का जाल। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई 500 रुपए की शर्ट खरीदता है तो वो सिर्फ शर्ट के नहीं, बल्कि उस कपड़े, उस धागे और उस कपास के पैसे भी दे रहा है जिनसे वो शर्ट बनी है। इन सब की कीमत को अलग से जोड़ना तो एक ही चीज को बार बार गिनने जैसा हो गया। अर्थशास्त्र की भाषा में इन चीजों को, जैसे कपास, धागा और कपड़ा, इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। ये समझिए कि ये फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। और वो जो शर्ट है वो है हमारी फाइनल गुड यानी अंतिम वस्तु। ये इस सफर का अंत है। तो डबल काउंटिंग से बचने के लिए अर्थशास्त्री सिर्फ इन्हीं फाइनल गुड्स और सर्विसेज की गिनती करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि हम सिर्फ फाइनल गुड्स की गिनती करते हैं, लेकिन क्या सारी फाइनल गुड्स एक जैसी होती हैं? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, फाइनल गुड्स को हम दो बड़ी कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली होती है कंजम्पशन गुड्स यानी उपभोग वस्तुएं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खरीदते हैं। और दूसरी होती है कैपिटल गुड्स यानी पूंजीगत वस्तुएं, जिनका इस्तेमाल और ज्यादा चीजें बनाने के लिए किया जाता है। जैसे जब हम खाना या कपड़े खरीदते हैं तो वो कंजम्पशन गुड्स हैं। एक परिवार जो कार या टीवी खरीदता है वो भी एक ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड है। वहीं दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में लगी मशीनें, औजार या कंप्यूटर, ये सब कैपिटल गुड्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन में मदद करती हैं। और यहीं से बात आती है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की। साथ ही इस हकीकत के भी कि जो चीजें प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं वो हमेशा के लिए नहीं चलती। सीधी सी बात है, फैक्ट्री की मशीनें लगातार चलने से घिस जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं। इमारतें भी पुरानी होती हैं। वक्त के साथ इनकी वैल्यू में कमी आती है। तो इकोनॉमिक कैलकुलेशन में इस घिसावट का हिसाब कैसे रखा जाता है? तो सबसे पहले आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश। ये एक साल में देश में बनी सभी नई कैपिटल गुड्स की टोटल वैल्यू होती है। लेकिन हमें उस टूट फूट को भी गिनना होगा। इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास, मतलब वक्त के साथ हमारी कैपिटल गुड्स की वैल्यू में जो कमी आई है। अब असली मजा यहाँ है, जब हम उस टूट फूट यानी डेप्रिसिएशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से घटा देते हैं तो हमें मिलता है नेट इन्वेस्टमेंट या शुद्ध निवेश। और पता है, यही वो आंकड़ा है जो असल में मायने रखता है। नेट इन्वेस्टमेंट हमें बताता है कि पुरानी मशीनों को बदलने के बाद देश के कैपिटल स्टॉक में सच में कितना इजाफा हुआ है। असली आर्थिक तरक्की का एक पैमाना यही है। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए हमें स्टॉक और फ्लो के बीच का फर्क समझना होगा। देखिए, स्टॉक एक तस्वीर की तरह है जो एक खास पल में मापा जाता है। जैसे ठीक अभी किसी के बैंक खाते में कितना पैसा है।
वहीं फ्लो एक वीडियो की तरह है जो एक समय अवधि में मापा जाता है, जैसे कि हर महीने कितनी सैलरी आती है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा उदाहरण है पानी की टंकी। नल से जो पानी बह रहा है वो है फ्लो, और किसी भी पल टंकी में जो पानी जमा है वो है स्टॉक। तो इनकम एक फ्लो है जो संपत्ति यानी वेल्थ के स्टॉक को भरती है, और नेट इन्वेस्टमेंट एक फ्लो है जो कैपिटल के स्टॉक को बढ़ाता है। तो जैसा हमने देखा, इंटरमीडिएट गुड्स को नज़रअंदाज करना, कैपिटल और कंजम्पशन गुड्स में फ़र्क करना और डेप्रिसिएशन का हिसाब रखना, ये सब एक लॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। इसका मकसद सिर्फ एक है, किसी देश के इकोनॉमी की सही और सच्ची तस्वीर पेश करना। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। मान लीजिए कोई देश बहुत सारी नई मशीनें तो बना रहा है, लेकिन उसकी पुरानी मशीनें उससे भी ज़्यादा तेज़ी से खराब हो रही हैं। तो क्या उसकी इकोनॉमी सच में बढ़ रही है या घट रही है? ये सवाल दिखाता है कि इन कॉन्सेप्ट्स को समझना असल में कितना ज़रूरी है।